अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे भला किसकी? जी हाँ, भारत की बात करेंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक हंगामा है जब से डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान से बात करने को लेकर, तब से पाकिस्तान में भी सब लोग बड़े हैरान परेशान हैं और सब लोग यही चाह रहे हैं कि जी भारत के साथ बातचीत हो जाए। लेकिन खैर डॉक्टर जयशंकर ने जैसे कि कहा है कि जी फिलहाल भारत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पॉजिटिव बात या पॉजिटिव स्टेप लिया जाए पाकिस्तान की तरफ से तो हो सकता है कि भारत बात भी कर ले। लेकिन ये बातें तो खैर जब होंगी तब होंगी और जब ही पता लगेगा कि क्या होता है और किस तरीके से बात होती है। लेकिन एक न्यूज और जो चल रही है वो ये कि जी गौतम अडानी साहब जो हैं उनकी जो कह लीजिए कि जो उनका पैसा है या जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उनके एसेट्स हैं, उसको अगर देखा जाए तो वो एक बार फिर आगे बढ़ चुके हैं मुकेश अंबानी से। जी हाँ, अब इतना पैसा जितना पैसा इन दोनों हजरात के पास है, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास, इतना पैसा तो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट के पास नहीं है। और हम लोग जो हैं वो 3 4 5 6 7 8 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि जी इस वक्त फिलहाल वो $7 बिलियन जो है पाकिस्तान को लिस्ट में नहीं रखा गया देने के लिए। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए जो एक के बाद एक दूसरे को ही जो है पीछे छोड़ जाते हैं, कभी मुकेश अंबानी आगे आ जाते हैं और खबर आती है कि मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है, और कभी जो है वो अडानी साहब के बारे में खबर आती है जो कि इस वक्त भी है, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त वो एशिया के और भारत के सबसे ज्यादा अमीर आदमी जो है या अमीर पर्सनालिटी जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं या भारत के लोग जो हैं वो यकीनन इन सब दोनों लोगों को देखकर वैसे तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखा जा सकता है, खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को देखिए कि पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी अगर काम करे और थोड़ा बहुत इन लोगों को स्टडी करे और देखे कि किस तरीके से वो आगे गए हैं और कैसे उन्होंने पैसा अपनी ही कंट्री में लगाया, तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लोग उठते हैं, और जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि लाल टोपी वाले, जी हाँ, जैद हामिद साहब जो है वो अक्सर जो है गजवाए हिंद बताते नजर आते हैं। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा था कोई 6 साल पहले कि पाकिस्तान 5 साल के अंदर जो है वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे वर्ल्ड पावर बन जाएगा, सारे फैसले हमारे यहाँ से हो रहे होंगे, सब कुछ हम ही कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बार बार जैद आमिर साहब की तरफ से गजवाए हिंद की बात की गई, बार बार कहा गया कि जी भारत के साथ हमने गजवाए हिंद करना है और भारत के ऊपर एक बार फिर मुसलमानों का राज होगा। जी हाँ, वही मुसलमान या वही मुगल बादशाह और उस तरह की कोई हुकूमत जो है वो लाने की बातें पाकिस्तान के जैद हामिद साहब और इन्हीं की तरह के कई लोगों की तरफ से की गई। अब अगर जैद हामिद साहब कहते हैं कि जी गजवा हिंद होगा और एक बार फिर जो है तमाम भारत के ऊपर मुसलमानों का कब्जा होगा, हमारी बादशाहत होगी, ये होगा वो होगा, तो अब इनको थोड़ा सा एक कहना चाहिए इसलिए भी सुन लेते हैं कि चलो ये पाकिस्तान से हैं और इस किस्म की सोच जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान में हो सकती है लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान बनाया मजहब के नाम पर, तो वो देखते हुए जो है लोग इस तरह की सोच रख सकते हैं। और जैद आमिर साहब तो खैर इस तरह की सोच के लिए मशहूर भी हैं कि वो हमेशा जब भी बात करते हैं और अगर भारत की बात आ जाए बीच में तो वो डेफिनेटली गजवाए हिंद का जिक्र किए बगैर नहीं रहते, और उनका हमेशा से यही मानना है और यही कहना है कि गजवाए हिंद तो होनी ही है। अब ये और बात है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो भी ज्यादा हमें सबको इतना सीरियसली नहीं लेते। वैसे पहले लोग यही समझा करते थे कि वो एक पढ़े लिखे और बड़े काबिल इंसान है और कई चीजों के ऊपर बड़ा अच्छा होल्ड रखते हैं और उनको काफी नॉलेज है। लेकिन खैर बार बार जब वो गजवा हिंद और उधर से आगे बढ़े नहीं, तो उसके बाद जो है वो ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने उनको सुनना छोड़ दिया या उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो कुछ अजीब अजीब सी चीजें जो हैं वो हिंदुस्तान में भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप ये मौलाना साहब को सुन लीजिए, जरा उनको सुनते हैं और फिर बात करते हैं। मना करते
और आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि 2029 तक आसाम का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक मुसलमान होगा, और वो मुख्यमंत्री जो होगा वो हेमंत बिस्वा शर्मा ही होगा, लेकिन उसका नाम मुदस्सिर रहमान होगा। ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में। जी, तो जी हाँ, तो मैं ये वीडियो आपको दिखा रही थी मौलाना साहब की, और मौलाना साहब के बकौल कि जो यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वो जी कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनका नाम भी उन्होंने बदल के बता दिया है। लेकिन ये बातें जो है ये पाकिस्तान में तो हुआ करती थी, लेकिन ये मौलाना साहब ने ये बात करके सभी को हैरान परेशान कर दिया है, और सभी बड़े हैरान हो रहे हैं कि आखिर ये क्या चक्कर है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। और खैर इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कभी के नेक्स्ट वीक में जो है वो मौलाना साहब आए और जरा एक्सप्लेन करें कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ये सोच जो लोग ये समझते हैं कि ये वाली सोच गजवा हिंद वाली जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर है, वो थोड़ी सी अपनी करेक्शन कर लें और देख लीजिए कि जी आप ही क्या के मौलाना जो आप ही क्या बैठे हुए हैं, आप ही क्या रहते हैं और हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही किसी और रिलीजन के लोगों को पकड़ पकड़ के कलमा पढ़ाने का रिवाज है, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हिंदुस्तान के लोगों थोड़े से होशियार हो जाइए, ऐसा ना हो कि कल को आप लोग जो मेजोरिटी में हैं आप लोग माइनॉरिटी में चले जाएं, और जो माइनॉरिटी में है वो मेजोरिटी में आ जाए, और फिर आप कहें कि जी हमारे यहाँ से भी वही हाल हो गया है जो पाकिस्तान में हाल हुआ है माइनॉरिटी का, तो वही हाल हिंदुस्तान में मेजोरिटी का ना हो जाए। बहरहाल चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, मौलाना साहब कोई अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैंने जैसा कहा कि मैं उनको बुलाऊंगी और पूछूंगी जरूर कि आखिर ये आप क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यही बात जो है अगर जैद हामिद साहब ने की होती तो लोग कहते कि देखो जी पाकिस्तान से जैद हामिद साहब ने इस तरह की बात कर दी है, या वो गजवा हिंद कहते हैं, या वो कहते हैं सब लोग को कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जब यही बात हिंदुस्तान के एक मौलाना साहब यानी कि मौलाना साजिद रशीदी साहब जब कहते हैं, तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी हैरान हो जाते हैं, और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, मैं और मेरे जैसे कई लोग, कि आखिर हिंदुस्तान में ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। यकीनन रिजल्ट इसका बहुत खौफनाक निकल सकता है अगर इसके ऊपर फौरी तौर पर ना देखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और यही समझा गया कि ठीक है स्टेटमेंट ही तो है देने दो। लेकिन बात यह है कि ठीक है स्टेटमेंट है देने दे, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए कि आप अपने रिलीजन को जैसे फॉलो करना है कर सकते हैं। अब ये कह देना क्या आप उन्हें कन्वर्ट कर देंगे या आप उनको उनका नाम बदल देंगे, बल्कि नाम भी रख दिया मौलाना साहब ने, तो ये चीज जो है ये बहुत ही अजीब है, और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजों को इवन एज अ मुस्लिम भी मैं सपोर्ट नहीं करती। मगर बहरहाल मौलाना साहब की अपनी मर्जी है, जैसे जैद हामिद साहब हैं कुछ भी कहते हैं, तो ऐसे ही मैंने देखा मौलाना रशीदी भी कुछ भी कहते हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ, यानी सेकंड न्यूज की तरफ। बात ये हो रही है कि जी पीएमएलएन जो है वो कोशिश कर रही है कि इमरान खान से बातचीत हो जाए। जी हाँ, इमरान खान से सुना गया है कि पीएमएलएन इस वक्त जो यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है और जो मेन पार्टी है गवर्नमेंट की पीएमएलएन, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सुना गया है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के लीडर हैं, पीटीआई को हेड करते हैं, इमरान खान से बात की जाए, और उसके लिए जी उन लोगों ने राब्ता किया है महमूद खान अचकजई साहब से। जी हाँ, महमूद खान अचकजई साहब से कहा गया है कि ये दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत करवाई जाए। वैसे तो खैर अच्छी बात है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाना है तो फिर डेमोक्रेटिक लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि बार बार एजेंसी और फौज को आवाजें दी जाए कि जी हमें बिठा दो और उन्हें हटा दो, उन्हें हटा दो और हमें बिठा दो। ऐसा करने के बजाय डेफिनेटली अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त करके, थोड़ा सा एक दूसरे को सुन के अगर आगे बढ़ सके तो वो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और उनके अपने लिए भी अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं इसमें या नहीं, लेकिन राब्ता किया गया है पीएमएलएन की तरफ से महमूद खान अचकजई साहब को। बात करेंगे केपीके की। जी हाँ, अवाम बिजली चोरी करने से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी, अली अमीन गंडासपुर। जी हाँ,
जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके हैं उनका कहना ये है कि जो पब्लिक है वो बिजली चोरी करने से बाज आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो लोग वो कुंडा शुंडा हमारे यहाँ डाला जाता है, आई डोंट नो भारत में होता है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत रिवाज है, खास तौर पे कराची में, और केपीके में भी होगा डेफिनेटली, इसलिए कि केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब का कहना यह है कि पब्लिक जो है वो बिजली चोरी करना बंद कर दे, अगर ऐसा ना किया तो लोड शेडिंग देखनी पड़ सकती है। अब लोड शेडिंग देखनी पड़ सकती है, खैर सर उसमें बिजली चोरी तो सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ होती है आप ही जानते हैं, आपके ही लोग होते हैं जिनको के छोड़ दिया जाता है, जिन्हें पकड़ा नहीं जाता। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें गवर्नमेंट को खुद पहले अपने आप को सही करना होगा और फिर पब्लिक को कहना होगा कि जी आप लोग बिजली चोरी ना करें। भारत देखते हैं कि ये चीज कहाँ तक चलती है और कहाँ तक संभाली जाती है। हम बात करेंगे, मौसम जी अच्छा हो गया है, पहले से काफी बेहतर है, बहुत ज्यादा गर्मी जो एक हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई है। साथ साथ मंकी पॉक्स के भी कई केसेस पाकिस्तान में फिर निकल आए हैं, एक साहब और आज जो जद्दा से वापस आए यानी सऊदी अरेबिया से, उनमें भी जो है वो कहा गया है कि सिम्टम्स पाए गए हैं मंकी पॉक्स के। उसके अभी तक जी ना तो वैक्सीन है और ना ही कोई मेडिसिन है, जिसकी वजह से परेशानियां जो है लोगों के अंदर बढ़ती चली जा रही है कि अगर ये इस किस्म की वायरस या इस किस्म की बीमारी या इस किस्म की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में आई तो किस तरह से हैंडल होगी। जी बिल्कुल, भारत के लोग ज्यादा खुश ना हो कि ये पाकिस्तान में है, अगर पाकिस्तान तक ये मंकी पॉक्स आ गया है तो भारत से भी डेफिनेटली और बांग्लादेश से भी कई लोग जो हैं वो हज उम्रे के लिए जाया ही करते हैं, सऊदी अरब जाते ही रहते हैं। तो आप लोग भी थोड़े से होशियार हो जाएं और आप लोग भी अपने एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो लोग आ रहे हैं सऊदी अरब से या किसी भी गल्फ कंट्री से, उनको अच्छे से चेक करें ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही इसको रोका जाए। बाकी वैक्सीन का क्या कहना है वो तो मालूम नहीं कि अब कौन बनाएगा वैक्सीन और कौन देगा वैक्सीन, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम। जैद हामिद साहब की तरह और या मकबूल जान साहब भी जो हैं वो एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं पाकिस्तान में, जो हमेशा ही किसी ना किसी तरीके से लोगों के खासतौर पे लेडीज के ऊपर तनकीद करते आए हैं, क्रिटिसाइज करते आए हैं, कभी बात करने के अंदाज पे, कभी ड्रेस पे, कभी किसी चीज पे, और हर जगह मजहब का चूरन बेचते आए हैं। जी हाँ, आजकल वो अरेस्ट हैं और उनका कहना यह है कि मोहसिन नकवी लॉकअप में रहेगा तो पता चलेगा कि लॉकअप क्या होता है। जी हाँ, और यह मकबूल जान जो आजकल लॉकअप में है, उनका कहना ये है होम मिनिस्टर साहब के लिए जो कि मोहसिन नकवी साहब हैं कि अगर वो लॉकअप में रहेंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि लॉकअप क्या होता है। अब मोहसिन नकवी साहब ने न जाने उनको ऐसा क्या कह दिया है जिससे कि वो शदीद तौर पे नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन बात करेंगे मरियम नवाज की। करप्शन घाटे का सौदा है, करप्शन का पैसा जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपके दौर में या आपके अब्बा जी के दौर में या चाचा जी के दौर में जो करप्शन हुई है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और खैर नाम वाम तो रहे हैं, करप्शन के बाद केसेस जो है वो भी चले थे, लेकिन बहरहाल अगर आप आई हैं और आपका यही ख्याल है कि करप्शन का पैसा जो है वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है और उसको नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि आप कम से कम कुछ अच्छी एग्जांपल्स छोड़ के जाएं जब आपकी गवर्नमेंट जाए। बात करेंगे एक बार फिर उस्मा बुखारी की। इमरान खान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि अडियाला जेल का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी हाँ, ये मैडम जो है ये पंजाब गवर्नमेंट में है और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रही हैं और इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा है कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर नहीं बल्कि अडियाला जेल में चांसलर लग जाना चाहिए। लेकिन उस्मा साहिबा, मैं आपको ये जरूर कहूँ कि ये बात सिर्फ इमरान खान तक नहीं है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ। इनफैक्ट इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरे ख्याल है मैंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन बात सारी ये है कि जेल सिर्फ इमरान खान नहीं गए हैं। अगर सिर्फ जेल जाने की वजह से आप उनको ये कह रही हैं कि वो अडियाला जेल में काउंसलर लग सकते हैं, तो फिर जेल तो नवाज शरीफ साहब भी गए थे, जेल तो मरियम नवाज भी गई थी, जेल तो शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, जेल तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा हर कोई जेल जा चुका है। अभी तक मैंने उनका नहीं सुना कि वो जेल गए हो। लेकिन आज
वाली जरदारी हो, चाहे कोई भी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, इस वक्त भी आधे से ज्यादा पार्लियामेंट वो है जो जेल यात्रा करके आई है। तो इसलिए आप किसी को जेल का ताना तो ना ही दीजिए। और वैसे भी पाकिस्तान में तो हमेशा से ये रिवाज रहा है कि जब गवर्नमेंट में होते हैं तो गवर्नमेंट में होते हैं, और जब गवर्नमेंट से कोई निकाला जाता है या निकल जाता है या उसको हटाया जाता है तो सीधा जाकर वो जेल में ही रुकता है, उससे पहले कहीं नहीं जाता। तो फिर ये बात इमरान खान को ताना देने से पहले आप थोड़ी सी हिस्ट्री को चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन, हर लीडर और हर प्राइम मिनिस्टर जो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहा, वो कहीं गया हो ना गया हो, जेल जरूर गया है। तो इसलिए इमरान खान को ताने मारने से पहले मेरा ख्याल है खुद को भी देख लेना चाहिए। और वैसे भी कहा ये जाता है ना कि बात वो की जाए जो आपके अपने ऊपर ना गुजरी हो, बात वो की जाए जो आप खुद ना करते हो, वरना जो काम आप खुद भी कर चुके हैं, आपके साथ हो चुका है, उसके बाद किसी को क्या ताना देना। वैसे भी अच्छा बुरा वक्त तो हर एक पे आता रहता है, तो मेरा ख्याल है अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो दूसरे को पार्टी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं। बात करेंगे एक बार फिर पीटीआई की। बलूचिस्तान के हालात संगीन हो चुके हैं, सरहदों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। जी हाँ, ये कहना है उमर अयूब साहब का, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं, और उनका कहना यह है कि सरहदों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। कौन सी सरहदों की सर? मतलब चाइना की तरफ भी सरहद है, उसके साथ भारत की तरफ भी सरहद है, अफगानिस्तान की तरफ भी सरहद है, ईरान की तरफ भी सरहद है। और अगर ये सारी की सारी सरहदें जो है वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है, तो फिर या सबके सब हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हमारे अंदर ही होगी ना। वरना क्या ये सब लोग मतलब बावले हो गए कि पाकिस्तान के साथ जिसका भी बॉर्डर लग रहा है वो कह रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक कर दे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो इंटरफेरेंस चलती रहती है हर जगह, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चीन को हम अलबत्ता नहीं छेड़ते, चाइना को हमारे यहाँ से जरा कम ही छेड़ा छुड़ा जाता है, लेकिन फिर भी बॉर्डर तो उनके साथ भी है, तो वो भी परेशान है। तो आप ये कह रहे हैं कि बॉर्डर की हिफाजत की जाए, तो ये बता दें कौन से बॉर्डर की? और दूसरी बात ये कि सबके सब हमारे दुश्मन क्यों हो गए हैं आखिर? अफगानिस्तान हमसे क्यों नाराज है? ईरान हमसे क्यों खफा है? भारत हमसे बात नहीं करना चाहता, चाइना जो है वो भी हमारी शक्ल देखने से तौबा करता है। तो कोई रीजन तो होगा ना सर। आखिर हमारे पास ऐसे कौन से खजाने दबे हुए हैं पाकिस्तान में? ऐसे कौन से हमारे ऊपर कोई डॉलर्स की बारिश हो रही है? हम कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की 3rd या 4th नंबर पे जाने वाली है, जिसकी वजह से सब हमसे जेलस हो गए हैं, और सबके सब जो है वो हमसे हसद कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, इस वजह से सब हमारे पीछे पड़ गए। कुछ तो होगा ना, कौन से हीरे लगे हुए हैं हमारे, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं हमारे। लेकिन नहीं, हमें बस अपने आप में रहने की आदत है, और हमें बस ये लगता है कि सारी दुनिया जो है वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। मगर हम कोई रीजन बताने के लिए अगर कहें, तो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी अपोजिशन हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, अगर उनसे पूछे कि सर ये सारी दुनिया जो है, या सारे चले सारी दुनिया ना सही, लेकिन हर वो कंट्री जिसका बॉर्डर हमसे लगता है वो हमसे नाराज क्यों है, वो हमसे खफा क्यों है, वो हमें अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? तो क्या जवाब मिलता है? अब्बा डब्बा जब्बा। जी हाँ, अब्बा डब्बा जब्बा। और हर एक जब भी पूछिए, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पीटीआई हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी से भी बात करें और कहें कि सर ये सब हमारे दुश्मन क्यों हो गए, तो अब्बा डब्बा जब्बा ही सुनाई देता है। लेकिन बात सारी ये है कि वही वाली बात है कि हम लोग, यानी कि हमारे लोग जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो बैठ कर टीएलपी और टीटीपी जैसे लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डायलॉग करते हैं, बातें करते हैं, और उसके बाद दुश्मन हम मानते हैं बलूचिस्तान के लोगों को। और जब बलूचिस्तान के लोगों के साथ बात करने की बात आती है तो कहते हैं नहीं जी, हम इनके आगे नहीं झुकेंगे, इनको ये टेररिज्म कर रहे हैं। तो भाई ये टीएलपी वाले और टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं? ये कौन सा बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं? ये कौन सा मस्जिद से निकल के और लड्डू पेड़े और जलेबियां बांट रहे हैं? ये भी तो टेररिज्म ही कर रहे हैं, बल्कि ये ही टेररिज्म कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, जो कि बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल, हम यहाँ से चलते हैं और हम नई खबरों के साथ, न्यूज के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
اور دعا کیجیے ہمارے یہاں بھی کوئی مکیش امبانی یا کوئی گوتم اڈانی جو ہے وہ آ جائے اور ہمارے پاس بھی اتنے سارے ڈالر ہوں جتنے لوگوں کے پاس ہیں. خیر بہت شکریہ, تھینک یو, پھر ملتے ہیں.